नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीक परफॉर्मर्स में। और देखिए दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में आज हम चैप्टर ले रहे हैं तुलनात्मक राजनीति। और तुलनात्मक राजनीति में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। निम्न में से तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य है। ऑप्शन है दार्शनिक लक्ष्य, वैज्ञानिक लक्ष्य, शासक नीति के प्रयोग का लक्ष्य, या उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उद्देश्य व लक्ष्य हैं दार्शनिक गंतव्य, वैज्ञानिक लक्ष्य, व्यवहारिक उपयोग के गंतव्य और शासन नीति में प्रयोग के लक्ष्य। तो यहाँ पर ये सभी दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 है तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं है। यह कथन है मैकिडिस का, जी.के. रॉबर्ट्स का, जीन ब्लोंडेल का या स्प्रेंगलर का। तो इसका राइट आंसर होगा जी.के. रॉबर्ट्स का। जी.के. रॉबर्ट्स का। जी.के. रॉबर्ट्स का। तुलनात्मक राजनीति विभिन्न परिवेश तथा विभिन्न देशों में राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करती है और इसके अध्ययन के विषय वस्तु को लेकर हमेशा संशय बना रहता है कि यह केवल राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन है या इसमें राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास आदि विषय को भी शामिल किया गया है। तो इसी विषय वस्तु के संदर्भ में जी.के. रॉबर्ट्स ने अपनी शोध कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स टुडे में लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति या तो सब कुछ है या कुछ भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है जी.के. रॉबर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है। ऑप्शन शक्तियों का संतुलन, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का एकीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा शक्तियों का पृथक्करण। अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है, जो शासन के विभिन्न अंगों में शक्तियों के वितरण से संबंधित है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अर्थ है कि शासन की शक्तियां, दायित्व एवं नियंत्रण किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथों में केंद्रित न होकर बल्कि शासन की विभिन्न शाखाओं में बटे हों और ये शाखाएं एक दूसरे से स्वाधीन हो, यानी कि स्वतंत्र हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। ये किसने कहा है? ऑप्शन है एम कर्टिस, जी.के. रॉबर्ट्स, जीन ब्लोंडेल, आर.सी. मैक्रिडिस। उसका राइट आंसर है एम कर्टिस, क्योंकि वर्तमान समय में तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न देशों की राजनीति व्यवस्थाओं तथा संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, संघात्मक, एकात्मक निर्णय निर्माण प्रक्रिया, शक्ति संरचना तथा शासन प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। और इसके अलावा इसमें राजनीतिक विकास, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण, सांस्कृतिकरण आदि का भी अध्ययन किया जाता है। तो इसके महत्व को देखते हुए एम कर्टिस ने कहा है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागमों में उपेक्षा हुई है। ऑप्शन है सरकारों के अध्ययन की, आनुभविक अनुसंधानों की, संस्थाओं के वर्णन की, संविधानों की तुलना की। तो इसका राइट आंसर है आनुभविक अनुसंधानों की। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागमों में आनुभविक तथ्यों पर जोर नहीं दिया गया और तथ्यों के सुनिश्चित परिमाण का अभाव ही रहा है। पारंपरिक उपागम में सरकारों का अध्ययन, संस्थाओं के वर्णन तथा संविधानों की तुलना पर बल दिया गया है। तो आनुभविक अनुसंधानों की उपेक्षा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था।
ऑप्शन है प्लेटो द्वारा, अरस्तु द्वारा, मैकियावेली द्वारा, मोंटेस्क्यू द्वारा। तो इसका राइट आंसर है अरस्तु द्वारा। सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अरस्तु के वर्गीकरण का आधार यह था कि क्या किसी देश में सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में रहती है या गिने चुने लोगों के हाथ में, या फिर बहुत सारे व्यक्तियों के हाथ में रहती है। तो अरस्तु का जो ध्येय है इस वर्गीकरण के आधार पर आदर्श शासन प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करना था। अरस्तु से पूर्व प्लेटो ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स तथा स्टेट्समैन में राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया था, लेकिन अरस्तु को ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित वर्गीकरण का श्रेय दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है? ऑप्शन है सीमित शासन, व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि संवैधानिक सरकार के प्रमुख लक्षण सीमित शासन, स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, संपत्ति का अधिकार, अनुबंध की स्वतंत्रता एवं कानूनों का समान संरक्षण करता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं है पूछा है, नहीं है। तो इसका ऑप्शन है परिवृत्तियों की समस्या, धार्मिक मतभेद की समस्या, वैचारिक संरचना की समस्या, भाषा और संस्कृति की विविधता की समस्या। तो यहाँ राइट आंसर होगा धार्मिक मतभेद की समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो है प्रत्ययों की रचना एवं परिभाषा, अमूर्तीकरण के स्तर एवं वर्गीकरण, तथ्य एकत्रीकरण, मानकों, संस्थाओं वे व्यवहार में अंत संबंध की समस्या और पृष्ठभूमि परिवर्तियों की समस्या। प्रश्न में दी गई समस्याएं इन्हीं मुख्य समस्याओं की उप समस्याएं हैं, और जिनमें से धार्मिक मतभेद की समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। राजनीतिक विकास का साधन है? ऑप्शन है राजनीतिक दल, क्रांतिकारी नेता, राष्ट्रहित भावना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि राजनीतिक दल, क्रांतिकारी नेता एवं राष्ट्रीयता की भावना राजनीतिक विकास का साधन है, और ये तीनों ही ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय राजनीति व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है गणतंत्रीय संघीय, अध्यक्षात्मक, गणतंत्रीय एकात्मक संसदीय, गणतंत्रीय संघीय संसदीय, गणतंत्रीय एकात्मक अध्यक्षात्मक। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा गणतंत्रीय संघीय संसदीय, थर्ड ऑप्शन, गणतंत्रीय संघीय संसदीय, क्योंकि भारत राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप गणतंत्रीय है, संघीय है और संसदीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। अध्यक्षात्मक प्रणाली में ऑप्शन है संसद सरकार पर निर्भर करती है, सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है, सरकार संसद पर निर्भर करती है, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है और समस्त कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है, और कार्यपालिका अपनी अवधि तथा शक्ति आदि के विषय में व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है, और मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होते। तो यहाँ पर ऑप्शन है सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन है राष्ट्रपति के प्रति, व्यक्तिगत रूप से विधायिका के प्रति, सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति, मतदाताओं के प्रति। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में कैबिनेट के
सदस्य राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को नियुक्त करता है और उन्हें जब चाहे जब पदच्युत कर सकता है, यानी कि पद से मुक्त कर सकता है। तो इसलिए अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को है, एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को है। ऑप्शन है पूर्ण शक्ति, सीमित शक्ति, नाम मात्र की शक्ति या कोई शक्ति नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा नाम मात्र की शक्ति। इसका राइट आंसर होगा नाम मात्र की शक्ति। संसदीय सरकार में राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार यह है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति शासन अध्यक्ष के पास होती है, जबकि नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति राजाध्यक्ष के पास होती है। राजाध्यक्ष देश का संवैधानिक प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन है एक स्थान से शासन का ना होना, केंद्र सत्ता ही सब कुछ ना हो, केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें, एक केंद्रीय शासन हो। तो इसका राइट आंसर होगा केंद्र व सरकार की दोहरी, केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें। क्योंकि शक्तियों का विभाजन केंद्रीय और प्रांतीय सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का एक परम आवश्यक तत्व है। तो केंद्र व सरकार की दोहरी सरकारें इसका संघात्मक लक्षण है। संविधान का जो प्रमुख संघात्मक लक्षण है वो केंद्र एवं राज्य की दोहरी सरकारें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? ऑप्शन न्यायपालिका स्वतंत्र है, संविधान लिखित है, संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, या मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो इसका राइट आंसर है संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है। ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि संघात्मक संविधान आवश्यक रूप से लिखित संविधान है और संविधान के लिखित होने से केंद्र और प्रांतीय सरकारें अपने अधिकारों का स्पष्ट ज्ञान रखती हैं तथा परस्पर विश्वास के साथ कार्य करती हैं। तो संविधान में संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, यही भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था का कारण है। तो इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त होती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।